नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं जया सिन्हा। अगले घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल में, साथ ही अर्थ जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें भी, साथ ही जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है उसको लेकर भी बड़ी गहमागहमी बढ़ गई है, उसको भी लेकर होगी अपडेट। साथ ही बड़ी खबर पर नजर डालें। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा विपक्ष की लड़ाई शक्ति के खिलाफ। तेलंगाना के जगतियाल में राहुल गांधी की शक्ति पर दिए बयान पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री। कहा विपक्ष की पूरी लड़ाई शक्ति के खिलाफ, हमारे लिए हर मां और बेटी शक्ति का स्वरूप। 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक से कहा बॉन्ड से जुड़ी पूरी जानकारी दें। एसबीआई को गुरुवार शाम 5 बजे तक देना है हलफनामा। बिहार में गठबंधन पर बातचीत के लिए आज दिल्ली आएंगे नीतीश कुमार, तो वहीं बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति लेगी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी फैसला। विपक्षी गठबंधन के घटक दल भी सीट बंटवारे पर करेंगे माथापच्ची। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे को लेकर भाजपा हमलावर। कहा ममता बनर्जी के संरक्षण में हो रहा अवैध निर्माण बना हादसे की वजह। अधिकारियों की बजाय खुद मुख्यमंत्री ने मुआवजे का ऐलान कर चुनाव आचार संहिता की उड़ाई धज्जियां। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका। तुरंत सरेंडर करने के आदेश। मेडिकल ग्राउंड पर पिछले 10 महीने से थे जेल के बाहर। रूस में फिर से पुतिन की सरकार। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद बोले रूसी सेना को बनाएंगे और मजबूत। और अब इस वक्त की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना जगतल में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मुंबई में रविवार को हुई इंडिया की जनसभा में राहुल गांधी के उस बयान को आड़े हाथों लिया जिसमें उन्होंने कहा था कि एक शक्ति के खिलाफ लड़ाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें देश की शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त है और ये चुनाव उसी शक्ति की रक्षा के लिए है। जहां से इंडिया अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है, मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का घोषणा पत्र जग जाहिर हो चुका है। शक्ति के खिलाफ ऐसे लोगों को 4 जून को पता चलेगा कि शक्ति की रक्षा करने वालों की जीत होगी या शक्ति के विनाश का इरादा रखने वालों की। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं?
पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है। और इसलिए लड़ाई, एक तरफ शक्ति के विनाश करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। आइए सीधे जुड़ते हैं। अनुज यादव इस वक्त तेलंगाना में मौजूद है, उनसे और जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ चुके हैं भाजपा मुख्यालय से। पहले तेलंगाना का रुख कर लेते हैं। अनुज, यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी का बयान सामने आया, एक तो पहले तो कांग्रेस अध्यक्ष को साफ आना पड़ा सामने उनकी सफाई देने के लिए कि भाई ऐसा बयान देते ही क्यों है कि उसमें कांग्रेस अध्यक्ष को सफाई पेश करनी पड़े कि वो क्या कहना चाहते हैं। और उनका एक तरह के सेल्फ गोल पर यहाँ पर बहुत ही तीखा स्वरों में प्रधानमंत्री का बहुत ही यहाँ पर पलटवार यहाँ पर आया है। और क्या कुछ जानकारी है इस वक्त प्रधानमंत्री के इस जो रोड शो और जो रैली वहां पर कर रहे हैं जबरदस्त वहां पर? अनुज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, आपके पास वापस लौटेंगे। यहाँ पर शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र भाजपा मुख्यालय से यहाँ पर मौजूद हैं। सवाल आपका सुन लिया मैंने। जी देखिए, राहुल गांधी इसलिए उन पर एक आरोप और गंभीर हो जाता है कि ये पहली बार नहीं है जब सनातन को लेकर कोई आपत्तिजनक बयान दिया गया हो और कांग्रेस पार्टी चुप रही हो। आप जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने सनातन को लेकर जो आपत्तिजनक बयान दिया, उसके बाद इंडी गठबंधन पर यह सवाल उठा कि कांग्रेस पार्टी के नेता आखिर उस बयान की आलोचना क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वो सनातन विरोधी हैं? लेकिन एक भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने उस बयान का खंडन नहीं किया। डीएमके जो इंडी गठबंधन में कांग्रेस की अहम सहयोगी है। अब राहुल गांधी जो खुद इस तरह कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति है, एक शब्द है, और आगे वो जाकर कहते हैं कि उस शक्ति के विनाश के लिए दरअसल वो एक तरह से खड़े हुए हैं और वो जो उनका गठबंधन है। तो ये आपको ये जरूरत क्या थी कि आप हिंदू धर्म की शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए इस तरह से शक्ति के विनाश की बात करते हैं? तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी को न केवल मौका मिला है बल्कि खुद राहुल गांधी से ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि आखिर आप किस नीति पर चल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसे बयान रहे जिसमें आप के व्यक्तिगत जो हमले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करते रहे, उससे पहले के तमाम बयानों पर आप विवाद के घेरे में रहे, और अब इस बयान के बाद निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी हमलावर है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में जिस तरह से ये कहा है कि ये चुनाव जो 2024 का चुनाव है ये शक्ति के उपासक और विनाशक के बीच है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा हम देख रहे हैं, बीजेपी ने इसको बनाने की कोशिश की है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने रैली से इसको उठाया है। क्योंकि सवाल इसलिए उठते हैं कि आज ये एक बयान को आप सिर्फ एक बयान के परिप्रेक्ष्य में ना देखें, इससे पहले तमाम बयान जो इंडी के गठबंधन के नेताओं ने दिए, उनके सहयोगी नेताओं ने दिए, कांग्रेस की तरफ से आए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया था जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, डीएमके के जो प्रमुख हैं उनके बेटे ने जो बयान दिया, और वो सब बयान कहीं ना कहीं ये इशारा करते हैं कि आप उस बयान पर माफी नहीं मांगते, सनातन के बारे में आपकी सोच क्या है,
और उस पर अब इस बार बयान पर जरूर एक सफाई आई है, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है कि आपकी सोच क्या है। बिल्कुल, तो यहां पर चुनावी बिगुल के बजते ही यहां पे बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है, लेकिन जिस तरह से एक तरह से सेल्फ गोल करते नजर आ रहा है राहुल गांधी, और यहां पर प्रधानमंत्री का बहुत ही मजबूत पलटवार उस पर। अनुज हमारे साथ जुड़ गए। अनुज तेलंगाना से जुड़े हुए हैं, जहां पर हमने देखा किस तरह से रैली में प्रधानमंत्री के तीखे यहां पर बोल निकल कर आया कि कैसे आप भारत देश में रहकर शक्ति पर इस तरह का बयान दे सकते हैं। अनुज, देखिए, बिल्कुल जया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई हम कहें तो महीनों से लगातार दक्षिण भारत के दौरे पर हैं। आज वो तेलंगाना के अंदर थे और यहां एक बड़ी चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया। जिस तरीके से राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ जो बयान दिया है, शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाली जो बात कही है, आज प्रधानमंत्री उस बयान को लेकर जमकर गरजे और जमकर बरसे। और जो रैली के अंदर जो हजारों और लाखों की संख्याओं में जो महिलाएं आई थी, उनको मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वो नारी शक्ति की पूजा करते हैं, वो शक्ति के उपासक हैं। और एक वो दूसरे लोग हैं, इंडी गठबंधन के लोग हैं, जो एक तरीके से शक्ति के विनाश की बात करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि लोगों ने खूब जमकर, यहां पर जो लाखों की संख्या में भीड़ आई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। उन्होंने सिर्फ इंडी गठबंधन पर ही नहीं बल्कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस और बीआरएस को भी जमकर कटघरे में खड़ा किया। और उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य का जो निर्माण हुआ था वो यहां के विकास के लिए हुआ था, लेकिन तेलंगाना का वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। वंशवाद की राजनीति को उन्होंने जनता के सामने रखा, भ्रष्टाचार को उन्होंने यहां की जनता के सामने रखा। और उन्होंने कहा कि 2024 का जो चुनाव है, यह चुनाव तेलंगाना के विकास का है, और तेलंगाना का विकास होगा तो विकसित भारत बनेगा। तो निश्चित तौर पर आज इंडी गठबंधन को, आज यहां पर कांग्रेस को, बीआरएस को एक तरीके से कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उन्होंने यहां की जनता से, तेलंगाना की जनता से इस बार यहां पर वोट की अपील की है और कहा है कि आपकी वोट में वो चोट होनी चाहिए जो वंशवाद की राजनीति को खत्म करे, जो भ्रष्टाचार को खत्म करे। जाए बिल्कुल, शैलेंद्र हमारे से जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्यों नहीं आखिर ये कोई सीख लेते हैं और मुद्दों की लड़ाई क्यों नहीं बात हो रही, विकास को लेकर क्यों नहीं सवाल कर रहे? जो मुद्दों की बात है, जो लोगों के हित की बात है, उसको लेकर भी तो सवाल कर सकते हैं राहुल गांधी। ये देखिए, दो सवाल उठते हैं कि जब आप किसी पर व्यक्तिगत आरोप लगाते हैं या इस तरह के आप बयान देते हैं जिस पर विवाद पैदा होता है, तब ये लगता है कि आपके पास सत्ता पक्ष के खिलाफ कोई स्पष्ट नीति नहीं है जो आप जनता के सामने रख पाए। जो बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, उसमें किस तरह से सभी का साथ लेना है, एक विजन वो सामने रख रहे हैं। 100 दिन का एजेंडा सरकार आने पर किस तरह से उस पर काम की बात हो रही है। दूसरी तरफ आप व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, आप हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया गया और उसको लेकर शक्ति से आपकी लड़ाई है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। और पहली बार नहीं, आप देखिए गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब किस तरह से कहा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो निजी हमले किए गए चुनाव दर चुनाव। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी की और अब जो इंडी गठबंधन बना है लोकसभा चुनावों के लिए, इनके नेताओं की सोच में दरअसल उनके घोषणा पत्र के जो वादे हैं उसकी जगह पर किस तरह से एक व्यक्तिगत हमले किया जाए या कुछ ऐसे बयान दिए जाए जो सुर्खियों में आए, शायद ये बहुत दिमाग में छाया हुआ है। लेकिन ये एक तरह से उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे बीजेपी को मौका मिलता है। और हम जानते हैं कि देश में इस तरह के बयानों को जनता ने बार बार नकारा है, इस तरह के बयानों पर जवाब भी दिया है। जिन नेताओं ने या जिन नेताओं से जुड़ी पार्टी की तरफ से ये बयान दिए गए हैं, उनको चुनाव में बहुत नुकसान हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सीख क्यों नहीं ले रही है, राहुल गांधी सीख क्यों नहीं ले रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल कल जब से यह बयान आया है, शिवाजी पार्क में खुद शिव शक्ति के उपासक शिवाजी रहे हैं, और उस पार्क में इस तरह के बयान देना, तो वहां पर अब जान रहे हैं कि बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है, कह रही है कि नारी शक्ति के एक तरह से देखें उसके खिलाफ ये बयान है। तो यहाँ साफ तौर पर एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल गया है भाजपा को, राहुल गांधी के इस बयान से सफाई खिलाफ। बिल्कुल, अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जबरदस्त रैलियां हो रही हैं, तमाम स्टार प्रचारक इस वक्त मैदान में हैं, प्रधानमंत्री खुद वहां पर हुंकार भर रहे हैं। किस तरह से चुनावी माहौल में अपना साथ देती नजर आ रही है जनता? हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि बड़ी हुजूम यहाँ पर उमड़ रहा है प्रधानमंत्री की रैलियों में। किस तरह से आप देख रहे हैं वहां पर जनता का मूड इस पूरे चुनावी माहौल को देखकर?
इस बात जया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए गठबंधन का जो पूरा फोकस इस बार है शुरुआती चरण में, वो दक्षिण भारत पर है। और हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक राज्य के अंदर एक महीने में 4-4 बार दौरे कर रहे हैं। और देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक पंडित कभी कहा करते थे कि दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी का उदय होना असंभव है। आप 2019 के चुनाव की बात कीजिए, विधानसभा के चुनावों की बात कीजिए, अब किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दक्षिण भारत में न सिर्फ वोट प्रतिशत बढ़ रहा है बल्कि सीटें बढ़ रही हैं। तेलंगाना के अंदर 2019 में 4 सीटें आई थी, तमिलनाडु के अंदर वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उसको बेड़ा पार करने में, 400 पार करने में, भारतीय जनता पार्टी की 370 सीटों को पार करने में दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा अहम योगदान बने, यही सबसे बड़ा फोकस और सबसे बड़ा टारगेट भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और जिस तरीके से, चाहे हम रोड शो की बात करें, जनसभाओं की बात करें, लाखों की संख्या में लोगों का प्रधानमंत्री मोदी को सुनने आना, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भाग लेना, ये एक बहुत बड़ी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में दिखा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज और शैलेंद्र फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर 400 पार का लक्ष्य प्रधानमंत्री ने दिया है, भाजपा ने दिया है, और उसको लेकर मोर्चा भी यहां पर संभाल लिया है प्रधानमंत्री ने। खबरों में आगे बढ़े तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हिंदू धर्म में शक्ति वाले बयान पर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कड़ा एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का बयान उनकी महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हिंदुओं के विरोध का कांग्रेस पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। वोट बैंक की ताली के लिए विपक्ष का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का विरोध और उनको गाली देना है। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे जी के सामने शिवाजी मैदान में कहते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द है, हम इस शक्ति के खिलाफ है, हम इस शक्ति से लड़ रहे हैं। मतलब कि हिंदू विरोध किस प्रकार से आज फैल चुका है पूरे इंडी गठबंधन में। उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं सनातन को समाप्त करो, ए राजा कहते हैं हम प्रभु श्री राम के खिलाफ लड़ेंगे, हम उनके दुश्मन हैं। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, जिनका तो लंबा इतिहास है हिंदू विरोध का, हिंदू आतंक से लेकर भगवा आतंक, हिंदुत्व, आईएसआईएस, बोको हराम, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना, इस प्रकार की बातें करने वाले लोग कहते हैं कि अब वो शक्ति से लड़ेंगे। और ये कोई सहयोग की बात नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग है। तो भारी पड़ गया राहुल गांधी को उनका यह बयान। मिड डे प्राइम में यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। दादू, आपका तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। बोला आप कौन? अरे वो सब छोड़ो, बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्कीम आई है। आज 2000 डालोगे, कल 4 मिलेगा, परसों 8, फिर 16, 32, फिर 64। लिंक भेज दिया, जल्दी क्लिक करो। UPI कहता है इन फर्जी इन्वेस्टमेंट वाले स्कीमों में ना फंसो, अपने पैसे का ध्यान खुद रखो। क्या समझे? क्या समझेंगे, आप ही समझा लीजिए, हम क्या समझेंगे। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं।
ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 13 लोग घायल हुए हैं। ये दुर्घटना साउथ कोलकाता के मेटिया ब्रुज की है। पश्चिम बंगाल में हुए हादसे को लेकर भाजपा हमलावर है। इस विषय पर पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ये घटना टीएमसी की निर्मित आपदा है और अगर 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है तो कुछ प्रासंगिक सवालों के जवाब देने की जरूरत होती है। कोलकाता नगर निगम में लंबे समय से बैठे लोग हमेशा आपदा आने का इंतजार करते हैं। 2010 से टीएमसी का कोलकाता नगर निगम पर कब्जा है और स्थानीय पार्षदों, प्रमोटरों और स्थानीय पुलिस के बीच मिलीभगत से कोलकाता में 5000 से अधिक जल निकायों को अवैध रूप से भर दिया गया है और भूखंडों पर अवैध इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। घटनास्थल टीएमसी के मेयर फिरहाद हकीम का गृह क्षेत्र है और उनके गार्डन रीच एरिया में ही ऐसे 800 से ज्यादा अवैध निर्माण मौजूद हैं। शुभेंदु अधिकारी ने स्थानीय पार्षद शम्स इकबाल को तत्काल गिरफ्तार करने की भी मांग करते हुए टीएमसी नेता शम्स इकबाल को अवैध निर्माणों का बेताज बादशाह भी कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों और घायलों के लिए दी जा रही सहायता राशि को कम बताते हुए इसे बढ़ाने की मांग की है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मुआवजे की राशि की कोई भी घोषणा केवल अधिकारियों द्वारा की जानी चाहिए, क्योंकि राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी है। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांता मंजुमदार ने स्थानीय पार्षद शम्स इकबाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो फिरहाद हकीम के लिए कोलकाता पोर्ट क्षेत्र में अवैध निर्माण का प्रबंधन करता है और शम्स इकबाल के भाई मोगली को पहले ईडी ने तलब किया था। क्या ये मामले पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण के रैकेट से जुड़े हुए हैं? तो यहां पर एक बार फिर टीएमसी को लेकर हमलावर है भाजपा। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवैध निर्माण का रैकेट किस तरह से फल फूल रहा है बंगाल में, उसको लेकर पहले भी कई तीखी टिप्पणी हो चुकी हैं। प्रसन्नजीत, बीते साल अदालत ने भी बेहद तीखी टिप्पणी की थी कि नगर पालिका से क्या कहें, नगर पालिका किसके दबाव में काम कर रही है सब जानते हैं। लगातार अवैध निर्माण का जो रैकेट है, अवैध इमारतें हैं, वो बढ़ती जा रही हैं और एक बार फिर 5 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ऐसे में सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त हताहतों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, साथ ही किस तरह से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बेहद आबादी वाला ये पूरा इलाका और वहां पर ये इमारत थी और एकदम अचानक से ये इमारत ढह गई। आसपास के लोग बता रहे हैं कि शुरुआत में कुछ कंक्रीट गिरने की आवाज आई और उसके बाद यहाँ पर इमारत एकदम ढह गई और धुएं का गुबार फैल गया। प्रसन्नजीत, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि हताहतों को लेकर क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से राहत बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है? देखिए, पहले तो ये बता दूं कि जया 2 से बढ़कर मृतकों की संख्या 5 हो गई, ऐसा बताया जा रहा है। और ये काफी दुखद बात है जया कि इस तरह से लोग जब सोए हुए थे इस तरह से उनके ऊपर गिरना और उसके बाद उनकी इस तरह से मौत हो जाना और काफी सारे लोग घायल है। एनडीआरएफ की तरफ से और कोलकाता पुर निगम की तरफ से जो बचाव कार्य है वो जारी है। लेकिन इससे भी दुखद अगर मैं बताऊं, जो मैं सुबह भी बता रहा था कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी वहां पे पहुंची है वो शायद दुखद है और उसी की तरफ इशारा कर रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने। दुखद इस बात की है कि ये जो इलाका है, इसी इलाका को हमारे कोलकाता शहर की जो मेयर है फिरहाद हकीम, जिनकी अपनी क्षेत्र है, चुनावी क्षेत्र है, उन्होंने किसी वक्त इन जगह को मिनी पाकिस्तान कहते थे। ये जगह वो है जहां पे वैध निर्माण कितना है ये समझना मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा अवैध निर्माण है। और सिर्फ ये जगह नहीं है, कोलकाता की ऐसी कई सारी जगह है जो अवैध निर्माणों की एक तरह से एक हब कहना चाहिए। ये जो पोर्ट एरिया है, मतलब खिदरपुर है, मोमिनपुर है, इकबालपुर है, ये जो जगह है, मेटिया ब्रुज है, ये जो जगह है, ये अवैध निर्माणों की एक अचानक 10 साल बाद, अचानक 2010 साल के बाद आज सुबह 5 लोगों की मौत होने के बाद
लोग कॉरपोरेशन को पता चला है कि अवैध निर्माण तोड़ना चाहिए, अवैध निर्माण नहीं होने देना चाहिए। और सिर्फ ये पोर्ट एरिया नहीं है, आप दूसरी जगह पे, आप सेंट्रल कोलकाता में आ जाइए, ऐसे कई जगह है, आप ईस्ट कोलकाता में आ जाइए, ऐसा कई जगह है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन खास समुदाय के लोग जहां जहां रहते हैं वहां पे कितना वैध निर्माण है और कितना अवैध निर्माण है, इसके ऊपर एक चर्चा हम कर सकते हैं। और जिस तरह से इस घटना के बाद तुरंत सर पे कुछ बांध के चीफ मिनिस्टर 10 दिन की या 7 दिन की जब भी हो, जो भी हो, उनकी रेस्ट लेने की जो सलाह डॉक्टर ने दिए हैं, उनकी चोट लगने के बाद इनको नजरअंदाज करते हैं, ये सही बात है कि चीफ मिनिस्टर को जाना चाहिए। लेकिन किसी जगह पे जहां पे सिर्फ इंसिडेंट हुआ है, जहां पे किसी इंसिडेंट के कारण कुछ लोगों की मौत हुए है, वहां पे ऐसा चेहरा बनाना, वहां पे ऐसा कपड़े लगाकर चेहरा बनाना कि लोगों को पता चले कि किस समुदाय के लोगों की मौत हुआ है, किस समुदाय के लोग वहां पे रहते हैं, इसका क्या जरूरत था? मेरे ख्याल से, और सिर्फ मेरे ख्याल से नहीं, लोगों की नजर से ये भी दुखद है जो 5 लोगों की मौत हो चुके हैं, इसके साथ साथ भी। बिल्कुल, यहाँ पर टीएमसी जब आई थी सत्ता में तो बड़ा प्लान्ड सिटी बनाने का उन्होंने वादा किया था, उसको लेकर कई बयान भी दिए गए थे। लेकिन आज वही टीएमसी के लोग इस पूरे अवैध निर्माण के, इस पूरे भूमाफिया के सरगना बनकर घूम रहे हैं। ऐसी बात यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व पर, यानी अदालत भी इस बात पर टिप्पणी कर चुका है। प्रसन्नजीत, जानना चाहेंगे किस तरह से इसको लेकर भी एक बड़ा वहां पर सवाल खड़ा हुआ है, जो अवैध निर्माण हो रहे हैं, अवैध निर्माण की वजह से ही जो राहत और बचाव कार्य उसमें भी देरी हुई, लोग अंदर तक नहीं पहुंच पाए, जब राहत और बचाव कार्य के लिए लोग पहुंचे तो उतनी ज्यादा अच्छे से मदद नहीं कर पाए। इसको भी हमने देखा सोशल मीडिया पर कई नेताओं की तरफ से ट्वीट किए गए कि कैसे वहां पर जल्द से जल्द मदद पहुंचनी चाहिए, और भी लोग वहां फंसे हो सकते हैं। और यहां पर एक बड़ा सवाल कि कैसे आचार संहिता का उल्लंघन करती हुई नजर आई मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बताया गया कि ये जो मुआवजा की बातें कह दिया गया एक राजनेता की तरफ से, ये तो पूरी तरह से आचार संहिता के खिलाफ है, पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि आप फुटेज में दिखाई जा रहा है कि चारों तरफ एकदम एक तरह से झुग्गी झोपड़ियों से घेरा हुआ जगह है, बीच में से एक 5 मंजिला मकान उठाने की कोशिश में है। मैं वही बात जहां कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पूरे हमारे दर्शक किसी ने भूगोल समझता है कोलकाता की, तो ये जो पोर्ट एरिया है, उसके साथ राजा बाजार एरिया है, उसके साथ बेनियापुकुर एरिया है, उसके साथ मल्लिक बाजार एरिया है, उसके साथ पांच सर्कस एरिया है, उसके साथ बेनियापुकुर एरिया है। मैं एक के बाद गिना सकता हूं एक, जहां पे वैध निर्माण है ही नहीं। आज जो चीफ मिनिस्टर की तरफ से बताया जा रहा है, आज जो मेयर फिराद हकीम की तरफ से बताया जा रहा है, वो सिर्फ इसी के इंतजार में थे कि किसी जगह पे मकान गिरे, 4-5 लोगों की मौत हो और चुनाव के पहले हम कुछ करके दिखाएं और लोगों को पता चला। लोगों को मतलब वो 30% लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूं, संदेश खाली से कह रहा हूं कि बंगाल के लिए ये सबसे ज्यादा खतरे की निशान है कि जो भी राजनीति है वो राजनीति 30% की राजनीति है। यहां पे भी जो कुछ भी हो रहा है सुबह से या रात को 2 बजे से, सब कुछ ये 30% की राजनीति है। और 30% की राजनीति को समझाने के लिए बड़े बिल्कुल, तो ये राजनीति हो रही है यहाँ पर। जो मृत्यु हुई है लोगों की, वो आंकड़ा भी इस वक्त बढ़ गया है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है किस तरह से अवैध निर्माण के चलते आज मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। मुख्यमंत्री वहां पहुंच रही हैं, लेकिन क्यों हुआ ये हादसा, क्या कुछ इसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, इन तमाम सवालों से बचती हुई नजर आ रही है इस वक्त जो वहां पे सत्ताधारी लोग हैं। इस पूरी खबर पे हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन खबरों में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का निर्देश दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में हर इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर भी बैंक चुनाव आयोग को सौंपे, जिसमें भुनाए गए बॉन्ड की अद्वितीय अल्फा न्यूमेरिक संख्या और सीरियल नंबर, अगर इसमें से कोई भी शामिल है तो उन्हें जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। हलफनामे के संबंध में कहा गया है कि एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के सभी विवरणों का खुलासा करे और उनके अधीन है, जो उनके अधीन है, और इसमें कोई भी विवरण छुपाया नहीं जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग एसबीआई से जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत अपनी वेबसाइट पर ये तमाम जो चीजें हैं, जानकारी है, उसे अपलोड करेगा। एसबीआई की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा कि बॉन्ड नंबर सार्वजनिक करने में
बैंक को कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछले आदेश से उन्हें ये स्पष्ट नहीं हुआ कि क्या क्या जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंपनी है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पर यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर निर्देश दिया है एसबीआई को। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी क्रिश्चियन मिशेल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मिशेल की तुरंत रिहाई की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई से इंकार किया। मिशेल का कहना है कि वो जेल में 5 साल 3 महीने की सजा काट चुके हैं। जिस मामले में उसे आरोपी बनाया गया है उसमें 2014 का संशोधन से पहले सिर्फ 5 साल की अधिकतम सजा ही हो सकती है। कोर्ट ne कहा कि हम आर्टिकल 32 के तहत इस पर याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते, आप जमानत अर्जी दाखिल करें। और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने सत्येंद्र जैन की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा है। बीती साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर सत्येंद्र जैन को अंतरिम जमानत दी थी। तो आइए आपको बताते हैं कि सत्येंद्र जैन से जुड़ा ये पूरा मामला है क्या। सत्येंद्र जैन को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है, यानी कि उन्हें जाना होगा जेल। आय से अधिक संपत्ति मामले में 24 अगस्त 2017 को सीबीआई ने सत्येंद्र जैन और अन्य लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 109 और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस एफआईआर में सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया था। एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग 4 कंपनियों के जरिए की गई जो सीधा सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई हैं। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी सत्येंद्र जैन के खिलाफ केस दर्ज किया। ईडी ने अपनी जांच में कथित तौर पर पाया कि सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के मालिकाना हक और नियंत्रण वाली कंपनियों को हवाला के जरिए पैसा मिला। इसका इस्तेमाल जमीन खरीदने के लिए किया गया। तो यहां पर बड़ा आरोप सत्येंद्र जैन पर। और दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी और इसमें बताया गया कि 2015 से 17 के बीच पद पर रहते हुए सत्येंद्र जैन की संपत्ति में इजाफा हुआ है। सीबीआई ने बताया कि सत्येंद्र जैन के पास उनके ज्ञात स्रोत से हुई कमाई से 200% से ज्यादा संपत्ति है। साल 2018 में ईडी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की थी और फिर सत्येंद्र जैन को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में 6 सितंबर 2019 को नियमित बेल मिली थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन को मई 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मई 2022 में उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई 2023 को सत्येंद्र जैन को इलाज के लिए अंतरिम जमानत पर 6 हफ्ते के लिए न्यायिक हिरासत से छोड़ा था और समय समय पर बढ़ते हुए उनकी अवधि अब इस अवधि को 9 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान उनसे मीडिया के समक्ष बयान देने और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने से मना किया था। तो यहां पर सत्येंद्र जैन का ये जो पूरा मामला है वो समझाने की हमने कोशिश की आपको, किस तरह से जो तमाम चीजें निकल कर आई वो सीधे उनके संलिप्तता का पर इशारा कर रही है। आइए आपको बताते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस की ये जो क्रोनोलॉजी है उसके बारे में। 4 कंपनियां हैं, पर्याप्त इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और मंगलयातन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। इन कंपनियों में सत्येंद्र जैन और उनके परिवार के सदस्य शेयर होल्डर्स हैं। ईडी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि विधायक बनने से पहले सत्येंद्र जैन इनमें से 3 कंपनियों में डायरेक्टर थे, जबकि सभी 4 कंपनियों में उनके परिवार की हिस्सेदारी थी। इन कंपनियों ने अगर हम बात करें तो 2010 से 2012 के बीच 11.71 करोड़ रुपए की रकम की हेराफेरी की है। इसके अलावा 2015 और 16 में जब सत्येंद्र जैन विधायक थे तब 4.63 करोड़ रुपए की हेराफेरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्येंद्र जैन ने अपने कर्मचारियों और एसोसिएट्स के जरिए ये पूरा पैसा नकद में कोलकाता स्थित शेल कंपनियों के एंट्री ऑपरेटर्स को दिया और इसके बाद इन ऑपरेटर्स ने इन्वेस्टमेंट के रूप में इस पैसे को इन 4 कंपनियों में लगाया। इन 4 कंपनियों पर कथित तौर पर सत्येंद्र जैन का ही कंट्रोल था। हालांकि 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने इन कंपनियों के डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में यही पैसा शेल कंपनियों के जरिए
शेयर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट के रूप में आया। इस पैसे से 2010 और 11 और 2013 और 14 में 27 करोड़ 69 लाख रुपए की खेती की जमीन खरीदी गई। तो यह है पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिसके चक्कर में आज एक बड़ा झटका सत्येंद्र जैन को लगा है और उन्हें फिर अब जेल जाना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए नहीं जाएंगे। केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को गैर कानूनी बताया। बता दें कि ईडी ने रविवार को उन्हें 2 सम्मन भेजे थे। इसमें दिल्ली जल बोर्ड मामले में पूछताछ के लिए 18 मार्च, जबकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 21 मार्च को बुलाया है। ये केजरीवाल को ईडी का 9वां सम्मन है। पिछले सम्मन पर पेश नहीं होने के मामले में अरविंद केजरीवाल को शनिवार को ही जमानत मिली है। गौरतलब है कि दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्रीय एजेंसी ने पहला सम्मन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, लेकिन वे पेश नहीं हुए और इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 21 नवंबर, 3 जनवरी, 18 जनवरी, 2 फरवरी, 19 फरवरी, 26 फरवरी और 4 मार्च को 8वां सम्मन भेजा था। मुख्यमंत्री केजरीवाल किसी भी सम्मन पर पेश नहीं हुए, बल्कि केंद्र सरकार पर एजेंसी के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए सम्मन को नियमों के खिलाफ बताते रहे। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी के सम्मन को अवैध बताया है। सीएम केजरीवाल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट की धारा 50 के तहत सम्मन जारी किया था। तो ईडी का कस्ता शिकंजा यहां लेकिन एक बार फिर केजरीवाल ने पेश होने से मना कर दिया है। और आइए अब देख लेते हैं कुछ खबरें चुनाव से जुड़ी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी माने जाने वाले सैयद जफर भाजपा में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव रहे सैयद जफर को भोपाल के भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और सीएम मोहन यादव ने पार्टी सदस्यता दिलाई। इसके बाद उज्जैन, आलोट, रतलाम, दामोह और रीवा के भी स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने बड़ी संख्या में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। और लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ने में मसरूफ हैं। लोकसभा की बाकी बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम के चयन के लिए बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। आज यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की नेताओं के साथ पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, जिसमें यूपी के बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर विचार किया जाएगा। यूपी की 80 में से बीजेपी ने अपने सहयोगियों को 6 सीट दी है। बीजेपी यूपी में निषाद पार्टी, सुभा सपा, अपना दल, अनुप्रिया पटेल और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी अभी तक 2 सूची के जरिए कुल 267 लोकसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। और आज नीतीश कुमार पटना से दिल्ली आ रहे हैं, जहां उनकी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात होगी। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर आखिरी मुहर के लिए नीतीश आज बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब देखना होगा कि जेडीयू, बीजेपी और बाकी घटक दलों के बीच कितनी सीटों का बंटवारा होता है। कहा जा रहा है कि कल मंगलवार को बिहार के लिए एनडीए की सीट बंटवारे की घोषणा हो सकती है। बीजेपी पहले ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति बना चुकी है। तो यहाँ पर एक तरफ एनडीए अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन में दल तो मिल गए हैं, लेकिन लगता है कि दिल अभी भी नहीं मिल पाए हैं। कल जब मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन रैली हुई, तो मंच पर फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती, डीएमके नेता स्टालिन जैसे अलग अलग दलों के नेता शामिल हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का चेहरा नजर नहीं आया। अखिलेश ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि वो चुनावी तैयारियों के कारण व्यस्त हैं, इसलिए रैली में शामिल नहीं होंगे। अब अखिलेश का रैली से नदारद होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच आज विपक्षी गठबंधन के घटक दलों में सीटों के बंटवारे पर दिल्ली में बैठक हो सकती है।
और आइए अब अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय खिलौना उद्योग ने तेजी से वैश्विक बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की है। वित्त वर्ष 2015 से 23 के बीच खिलौना निर्यात में 239% की भारी वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 52% तक की गिरावट दर्ज की गई है। आज भारत खिलौना उद्योग का मुख्य निर्यातक बन गया है। भारत में खिलौनों की बिक्री के लिए भारतीय मानक ब्यूरो की मंजूरी जरूरी होना, संरक्षणवाद, चीन +1 रणनीति और मूल सीमा शुल्क बढ़ाकर 70% किए जाने से भारतीय खिलौना उद्योग में तेजी आई है। उद्योग से जुड़े लोगों के मुताबिक हालांकि हैस्ब्रो, मेटल, स्पिन मास्टर और अर्ली लर्निंग सेंटर जैसे वैश्विक ब्रांड आपूर्ति के लिए देश पर अधिक निर्भर हैं, लेकिन इटली की दिग्गज कंपनी ड्रीम प्लास्ट, माइक्रोप्लास्ट और इंकास्ट ऐसी प्रमुख विनिर्माता अपना ध्यान धीरे धीरे चीन से भारत पर केंद्रित कर रहे हैं। BIS के नियमन से पहले खिलौनों के लिए भारत की चीन पर 80% निर्भरता थी, जिसमें से अब काफी कमी आई है। टायर निर्माता MRF के स्वामित्व वाली चेन्नई की फन स्कूल के मुख्य कार्यकारी आर जसवंत का कहना है कि मैं नहीं मानता कि चीनी क्षमता को BIS द्वारा स्वीकृत किया गया है। आयात पर घरेलू भारतीय उत्पादों का दबदबा है। 10 साल पहले भारत से खरीदारी काफी कम होती थी। आज कई कंपनियों ने भारत में अपना आधार तैयार किया है। कंपनी द्वारा उत्पादित करीब 60% उत्पाद अब निर्यात बाजारों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं, जिनमें अमेरिका में GCC, यूरोप के 33 देश शामिल हैं। उनका कहना है कि BIS जैसे सरकारी नीतिगत समर्थन के साथ ये निर्यात जल्द ही 40 से ज्यादा देशों को किया जाएगा। तो वैश्विक खिलौना कंपनियों की नजर अब भारत पर है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने पिछले 1 साल में 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए हैं। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए सरकार के उपायों के चलते ये नतीजे आए हैं। बयान के मुताबिक इस दौरान भौगोलिक संकेत GI पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो इससे पिछले साल की तुलना में 3 गुना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि पेटेंट कार्यालय ने 1 वर्ष के भीतर अभूतपूर्व 1 लाख पेटेंट प्रदान किए। 15 मार्च 2023 से इस साल 14 मार्च के बीच देश भर में कुल 1,01,311 पेटेंट दिए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस समय अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस पर 250 पेटेंट दिए गए। वहीं वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में पेटेंट कार्यालय को अब तक के उच्चतम 90,300 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए। पेटेंट अनुदान के साथ साथ GI पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना वृद्धि दर्शाती है। वर्तमान में भारत में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में 98 नए पंजीकरण के साथ 573 पंजीकृत GI है। इसके अतिरिक्त कॉपीराइट पंजीकरण रिकॉर्ड तोड़ 36,378 तक पहुंच गया है, जो रचनात्मक क्षेत्र के भीतर विशाल संभावनाओं को रेखांकित करता है। डिजाइन के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2023 और 24 में अब तक की सबसे अधिक संख्या में पंजीकरण हुए हैं। साथ ही कुल 27,819 और साथ ही 30,450 आवेदनों का अंतिम निपटान हुआ है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई, पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा, भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आइए रुक करते हैं खेल जगत की कुछ खबरों।
और सुचित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुचित्रा, क्या खास है आज खेल जगत में? शुक्रिया जया। सबसे पहले बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग की। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए WPL के दूसरे सीजन के फाइनल में RCB की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर पहली बार कब्जा जमाया। प्रीमियर लीग को नया चैंपियन मिल गया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने WPL 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को खेले गए फाइनल मैच में RCB की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स द्वारा मिले 113 रन के लक्ष्य को RCB की टीम ने आसानी से हासिल कर लिया। छोटे लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को जबरदस्त शुरुआत मिली। कप्तान स्मृति मंधाना और सोफी डिवाइन ने मैच के शुरुआत में टीम के लिए तेजी से रन बटोरे। स्मृति मंधाना ने 31 रन की पारी खेली, जबकि सोफी डिवाइन 32 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद एलिस पेरी मैदान पर उतरी और उन्होंने कप्तान के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाया। हालांकि बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में स्मृति मंधाना अरुंधति को कैच थमा बैठी। इसके बाद एलिस और रिचा ने टीम को कोई झटका नहीं लगने दिया और जीत तक डटी रहीं। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली की टीम को शेफाली वर्मा और कप्तान मैग लैनिंग की सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि 8वां ओवर डालने आई बाएं हाथ की स्पिनर मोलिनेक्स ने एक के बाद एक 3 विकेट लेकर दिल्ली की पारी को लड़खड़ा दिया। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम संभल नहीं पाई और पूरी टीम 18.3 ओवर में 113 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। WPL का खिताब जीतने वाली RCB के लिए खास बात यह रही कि दोनों टीमों के बीच इस लीग में कुल 5 मैच खेले गए और बेंगलोर को पहली बार जीत मिली, वो भी फाइनल जैसे मैच में। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने और जम्मू कश्मीर के युवाओं को रेसिंग से जोड़ने के उद्देश्य से श्रीनगर की डल झील के किनारे रोमांचक फॉर्मूला 4 रेसिंग इवेंट का आयोजन किया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट और इंडियन रेसिंग लीग द्वारा आयोजित किए गए इस इवेंट में प्रोफेशनल कार रेसिंग ड्राइवर्स ने रोमांचित कर देने वाले करतब दिखाए। 1.7 किलोमीटर लंबी फॉर्मूला 4 कार रेस डल झील के ललित घाट से शुरू होकर नेहरू पार्क पर समाप्त हुई। वहीं इस फॉर्मूला 4 रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि यह देखना बहुत सुखद है। यह जम्मू कश्मीर की सुंदरता को और अधिक प्रदर्शित करने में मदद करेगा। भारत मोटर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करता है और श्रीनगर उन स्थानों में शीर्ष पर है जहां ऐसा आयोजन हो सकता है। भारत के उभरते हुए टेनिस स्टार सुमित नागल आज मायामी ओपन के क्वालिफायर्स में कोर्ट पर उतरेंगे। प्रतियोगिता के पुरुष एकल मैच में सुमित का सामना कनाडा के गैब्रियल डियालो से होगा। BMC एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब राजस्थान पोलो क्लब के नाम रहा। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को हराकर ट्रॉफी पर अपना कब्जा जमाया। राजस्थान पोलो क्लब के लिए रविवार का दिन बेहद खास रहा। दरअसल राजस्थान पोलो क्लब ने BMC एडवाइजर्स नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। दिल्ली के जयपुर पोलो ग्राउंड में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान पोलो क्लब ने जिंदल पैंथर्स डेल्टा पोलो को 8-7 से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में रक्षा सचिव गिरधर अरमने, एशिया ओलंपिक के अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुकाबले के बाद रक्षा सचिव गिरधर अरमने ने विजेता टीम को बधाई दी। I congratulate the winning team, the Rajasthan club, and I also congratulate the sponsors, the BMC advisors. It was a nail-biting finish, very exciting. The audience enjoyed a lot. नॉर्दर्न इंडिया पोलो चैंपियनशिप की ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली टीम के खिलाड़ियों ने जीत की खुशी जाहिर की। वहीं प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम ने मुकाबले में कड़ी टक्कर देने वाली विजेता टीम को जीत की बधाई दी। आज का मैच बहुत ही दिलचस्प रहा और शुरू से ही जो है दोनों टीम के बीच में राजस्थान पोलो क्लब और जिंदल पैंथर के बीच में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला रहा। उन्होंने जितनी उनको पेनल्टीज़ मिली उनकी ज़्यादातर पेनल्टीज़ अंदर गई, हमारी बहुत सी पेनल्टीज़ बाहर चली गई, तो इसलिए एक गोल से जो है वो जीते।
इस टूर्नामेंट में देश और विदेश से पहुंचे खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। तो वहीं रोमांचक मुकाबले में खिलाड़ियों द्वारा खेले गए हर एक शॉट ने भी दर्शकों के बीच शमा बांध दिया। It's always exciting match, even you don't know the rules. But once you look at started watching, you know always, and exciting and very nice match today. Very beautiful, and the players very fantastic, very professional. Match was absolutely thrilling till end. Both the teams were playing like fantastically well. 8-7. I mean, you never knew who would win. So we had a fantastic match. Thanks to all the team players who came all along, gave us such wonderful time, and thank you everyone. बहुत ज़्यादा अच्छा था। राजस्थान वर्सेस जिंदल डेल्टा का मैच 8-7 स्कोर रहा और राजस्थान ये मैच जीत गई। जिंदल ने कुछ पेनल्टीज मिस करी, शायद उसकी वजह से मैच कॉस्ट हुआ, बट ओवरऑल मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड इंटरेस्टिंग था। दोनों टीम्स बहुत ज़्यादा अच्छा खेली। बीएमसी एडवाइजर्स द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता की खास बात ये रही कि इसमें हिस्सा लेने वाली टीमों में देश के बेहतरीन पोलो खिलाड़ियों के साथ साथ विदेशी खिलाड़ी भी टीम में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करते नजर आए। सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अस्मिता खेलो इंडिया सीनियर वुमेन खो खो लीग का शुभारंभ झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में हुआ। टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर अर्जुन पुरस्कार विजेता नसरीन शेख और भारतीय खो खो संघ के महासचिव MS त्यागी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने पहुंचे। इस प्रतियोगिता में देश भर से 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इसमें उत्तर प्रदेश सहित झारखंड, मध्य भारत, कोल्हापुर, महाराष्ट्र, विदर्भ, चंडीगढ़ और गुजरात की टीम शामिल है। टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। बात करते हैं टेनिस की। ईगा श्वांतेक ने इंडियन वेल्स के महिला एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है। प्रतियोगिता के फाइनल में शीर्ष वरीय ईगा श्वांतेक ने मारिया सक्कारी को हराया। वहीं कार्लोस अल्कराज ने इंडियन वेल्स टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। खिताबी मैच में कार्लोस अल्कराज ने डेनिल मेदवेदेव को हराया। तो ये थी आज की खेल की खास खबरें। आरसीबी के पुरुष आज तक जो नहीं कर सके हैं इंडियन प्रीमियर लीग में, वो आरसीबी की लड़कियों ने कर दिखाया है WPL में। जया, तो एक बार फिर कह सकते हैं कि जो लड़कियां हैं वो हर मामले में लड़कों से आगे हैं। खेल की खबरों में हर मामलों में लड़कों से आगे हैं। शक्ति का स्वरूप है हम महिलाएं, तो जरूरत है तो इसलिए हमेशा आगे ही रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा हमसे जुड़ने के लिए। और आइए अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। व्लादिमीर पुतिन ने लगभग 88% वोटों के साथ रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है। रविवार को मतदान समाप्त होने के बाद पहले आधिकारिक नतीजों के अनुसार पुतिन ने 87.97% वोटों के साथ रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। राष्ट्रपति के तौर पर यह उनका 5वां कार्यकाल होगा। वे 2030 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। रूस की सत्ता में व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से ही कायम है। व्लादिमीर पुतिन चुनाव के शुरुआती नतीजों के बाद मॉस्को से उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि ये चुनावी जीत रूस के समाज को और मजबूत करेगी। यूक्रेन के साथ जारी युद्ध पर पुतिन ने कहा कि रूसी सेना हर दिन यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने इजराइल का दौरा किया। ओलाफ स्कोल्स ने यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि उन्होंने गाजा में लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। ओलाफ स्कोल्स ने कहा कि हम फिलिस्तीनियों को भुखमरी की ओर नहीं ढकेल सकते। इससे पहले रविवार को बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखेगा। इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जुड़े रहिए दूरदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।